हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पुस्तक है, जो बुक चलती है 12th क्लास में, उसका चैप्टर नंबर 2, नए साझेदार का प्रवेश। हम सामान्य परिचय पहले पढ़ चुके हैं, अब हम नए साझेदार का प्रवेश पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन परिस्थितियाँ। दूसरा टॉपिक करेंगे अर्थ, और तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे इनके अधिकार। नमस्कार, मैं विशाल मोरवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में, अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। देखते हैं हम आगे इस वीडियो को। देखिए, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से मतलब होता है कि जब किसी भी फर्म को में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, किसी भी फर्म के कुछ नियमों में चेंजेस कर दिए जाएं और उसको पुनः गठित किया जाए, तो वो कहलाता है पुनर्गठन। तो पर इसकी परिभाषा देखते हैं। साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। कि साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौता, अर्थात जो पहले समझौता है उनके मध्य, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो साझेदार के आने से हो, साझेदारों के जाने से हो, या उसके रिटायर होने से हो, मृत्यु से हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्योंकि उसके नियमों में चेंज हो गया, उसके संलेख में चेंज हो गया, तो ये कहलाया साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। कब कब हो सकता है, देखें। पहला है नए साझेदार का प्रवेश, जो हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है, लेसन नंबर 2। फिर है वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। जो भी वर्तमान साझेदार अपना लाभ हानि बांटते हैं, मान लीजिए 1:1 में बांटते हैं, और वो उसको परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये भी पुनर्गठन कहलाएगा। वर्तमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर, अगर कोई साझेदार, 3 साझेदार हैं, उनमें से अगर एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है, या रिटायरमेंट कह सकते हैं, रिटायरमेंट ले लेता है, तो भी फिर 2 साझेदार रह जाएंगे। तो 2 नए साझेदार, सॉरी, 2 पुराने साझेदार वो अपने ही अनुपात को चेंज कर देंगे, लाभ हानि को। तो ये भी क्या कहलाया, पुनर्गठन कहलाया। साझेदारों की मृत्यु होने पर, इन 3 साझेदारों में से एक साझेदार की मृत्यु हो गई, तो उसका जो मृत साझेदार है, उसका शेयर भी तो अब पुराने साझेदार लेंगे। उसी उसी को अब क्या कहा गया, पुनर्गठन कहा गया। 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर, जब कोई फर्म 2 फर्म में होती है, मान लीजिए एक बहुत अच्छी फर्म चल रही है, कोई थोड़ी सी डाउन है, जो जिसका लॉस होता है, तो वो फर्म अच्छी फर्म में मिल जाती है, उसको कहते हैं एकीकरण। आपने बहुत आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि किसी बैंक का किसी और बैंक में विलय हो गया, जैसे एसबीआई में बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया, या किसी कंपनी जैसे मान लीजिए हज का वोडाफोन में विलय हो गया। इस तरीके से विलय होना या एकीकरण होना, मतलब एक होना, ये एकीकरण कहलाता है। अब इनमें से ये टॉपिक जो हमको यहाँ पर, सभी टॉपिक हमको यहाँ नहीं पढ़ने हैं। ये नए, पहला पढ़ना है नए साझेदार का प्रवेश, ये पहला पढ़ना है वर्तमान साझेदारों के मध्य विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है वर्तमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर, ये हमारा 3rd चैप्टर है पूरा, इस पर एक नया चैप्टर होगा। साझेदारों की मृत्यु, ये भी 3rd चैप्टर में कवर होगा। फिर है 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण, ये हमारे कॉलेज में आता है, बीकॉम लेवल पे आता है, 2nd ईयर या 3rd ईयर में ये आता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यहाँ वहाँ पर भी इसको करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, इसके ऑप्शन में और एक और टॉपिक होता है। तो देखते हैं आगे। देखिए, नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा, अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। अगर कोई नया साझेदार आता है और स्वामी के रूप में, और वो उससे संख्या में वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए पहले 30 व्यक्ति थे, सदस्य थे फर्म में, अब एक और सदस्य आ गया, 31 हो गए, और वो स्वामी के रूप में आ रहा है, मतलब अच्छी पूंजी लेकर आ रहा है, तो ये क्या है, नए साझेदार का प्रवेश है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31, देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
इसको बोल्ड लेटर में भी लिखा गया है। धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। जब तक पुराने साझेदारों की अनुमति नहीं होगी तब तक नए साझेदार फर्म में नहीं आ सकता। तो धारा 31 में यही बात लिखी हुई है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 में क्या परिभाषित किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि साझेदारों की सहमति के बारे में बताया गया है। जब नया साझेदार आता है तो उस पर सहमति दर्ज की जाती है। ये क्वेश्चन 12th में तो आने की उम्मीद कम होती है। ये ज़्यादातर हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में या जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जा सकता है। तो ये लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है। आगे देखते हैं। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। जब कोई नया साझेदार आ जाता है और उसको साझेदार मान लिया जाता है, जिस तिथि से माना जाता है वो सारे कार्यों के लिए उसी दिन से उत्तरदायी हो जाता है। परंतु वह साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जैसा कि मान लीजिए कोई साझेदार 1 सितंबर को आया, तो 1 सितंबर से पहले किए गए फर्म द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो, चाहे कुछ बेचा गया हो, खरीदा गया हो या किसी को उधार दिया गया हो, इनमें से किसी कार्य के लिए नया साझेदार उत्तरदायी नहीं होगा। उससे होने वाले लॉस के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। हाँ, अगर 1 सितंबर के बाद में फर्म कोई कार्य करती है तो नया साझेदार उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। नए साझेदार के क्या अधिकार होते हैं, देखिए। एक नए साझेदार को निम्न 2 अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जब नया साझेदार आता है तो वो फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। दूसरा, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ये वो लाभों के लिए भी उत्तरदायी होता है, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। देखिए, ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये लास्ट ईयर तो नहीं, लास्ट ईयर शायद ये आ चुकी है बोर्ड के पेपर में, और ये आती रहती है अधिकतर। आरपीएससी में भी आ चुकी है ये, और जो बोर्ड से इससे अकाउंटेंसी से रिलेटेड पेपर है उनमें भी ये लाइन आ चुकी है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखते हैं। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, तथा भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे ख्याति या प्रीमियम कहते हैं। देखिए, ये लाइन ऐसे तो आपको याद हो जाती है, मगर इसको याद करने का एक तरीका है। यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर वो आप लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। लिखा हुआ है संपत्तियों में हिस्सा। संपत्ति आपको पता है बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाई जाती है। अगर संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं। यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे, उसको क्या कह देते हैं, ख्याति कह देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि एक जो यहाँ पर चीज़ है ये जो है ये है असेट्स, और अगर असेट्स में हिस्सा पाना है, हिस्सा पाने के लिए, तो वो क्या लाएगा, उसके लिए लायबिलिटी। क्या लाएगा, लायबिलिटी मतलब पूंजी लाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए, लाभों में हिस्सा पाने के लिए वो क्या लाता है, गुडविल लाता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला याद रखने के लिए ये ट्रिक है कि संपत्ति मतलब असेट्स में हिस्सा प्राप्त करना है तो वो क्या लाएगा, लायबिलिटी लाएगा, मतलब पूंजी लाएगा। तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, लाभों में के लिए क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं आगे। नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन। क्या क्या समायोजन करने पड़ेंगे अपन को, इस चैप्टर में हम ये टोटल 6 समायोजन पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में तो हम केवल इनके बारे में जानकारी लेंगे, और इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना और त्याग अनुपात की गणना पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख समायोजन हैं जो करना अत्यंत आवश्यक है। इन पर खुद पर एक अपने आप में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, दूसरा है त्याग अनुपात की गणना, तीसरा है ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, गुडविल का,
फिर चौथा है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण। फिफ्थ है संचय मतलब रिजर्व, अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन। और सिक्स है पूंजी का समायोजन। ये सब प्रभाव डालती है नए साझेदार के आने पर, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। नए जब नया साझेदार आता है तब इन छः की छः चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। देखिए ये मान लीजिए ये एक फर्म है, इसमें 4 व्यक्ति हैं। ये कोई फर्म का नाम है एपीसी लिमिटेड मान लीजिए। इसमें एक नया साझेदार आना चाहता है। ये कोई है रामलाल, ये एक नया साझेदार है, ये आना चाहता है, इस फर्म का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना इनको आने देंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ने पढ़ा है ना कि इनको सहमति की आवश्यकता है। तो ये चारों जो है अपनी सहमति दर्ज करेंगे और कहेंगे कि ठीक है भैया रामलाल तू आ जा, और हम तेरे को फर्म में नया साझेदार बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये साझेदार बन जाता है। तो मगर ये जब नया साझेदार बनता है तो ये भी तो क्या खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। ये देखिए बैग ला रहा है ना, ये बैग में कुछ ना कुछ तो लेके आ रहा है। ये कोट वोट पहन के आया है तो अमीर आदमी है, कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा। तो देखिए क्या क्या लाता है एक नया साझेदार आता है। तो देखिए वो असेट्स भी लाता है। ठीक है, वो असेट्स भी लाता है मतलब संपत्ति भी लाता है, कुछ दायित्व भी लाता है, गुडविल भी लाता है, गुडविल नगद भी लाता है ना। तो ये ख्याति, और इसके अलावा कैपिटल पूंजी भी लाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो वो लाएगा या सब कुछ लाएगा। वो जैसे ही क्वेश्चन में आपको देगा वो आप क्वेश्चन को पढ़कर पता कर लीजिएगा। आपको कुछ भी दे सकता है, वो पूंजी भी ला सकता है। इस प्रकार जब ये इसमें साझेदार बन जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, नए फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। देखिए 4 जने थे, अब एक और मिल गया तो 5 जने हो गए, तो नए फर्म का पुनर्गठन हो गया। अब पुनर्गठन के बाद में क्या चीज़ें इनको करनी पड़ती है, मतलब क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं, किस किस में किन किन चीज़ों में समायोजन करना पड़ता है, ये चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इसको परिचय को समझें, और तभी हमको आगे वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।